सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। रजिस्टिविटी के बारे में भी हम लोगों ने वहां पर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जो है हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि हमको कॉम्बिनेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि देखो बहुत सारे हमारे पास ऐसा नहीं होता है कि हमको सिर्फ एक ही सर्किट बनाना है, हमको बहुत सारे सर्किट बनाने रहते हैं। जैसे एक सर्किट बल्ब के लिए बनाना है, एक सर्किट एसी के लिए बनाना है, एक सर्किट रेफ्रिजरेटर के लिए बनाना है, एक सर्किट कूलर के लिए बनाना है और एक सर्किट टीवी के लिए बनाना है। ऐसे हमको अलग अलग इक्विपमेंट्स को रनिंग करने के लिए अलग अलग सर्किट्स की जरूरत पड़ती है और हर सर्किट को रन करने के लिए एक पर्टिकुलर पावर की जरूरत पड़ती है, किसी को कम पावर की, किसी को ज्यादा पावर की। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग रेजिस्टेंस जो है हमको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जो मार्केट में हमारे पास जो रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं वो फिक्स्ड क्वांटिटी के होते हैं। ठीक है, जैसे 1 ओम का मिलेगा, 2 ओम का मिलेगा, 3 ओम का मिलेगा, 5 ओम का मिलेगा, 10 ओम का मिलेगा। लेकिन अगर हमको किसी सर्किट में, मान लो हम लोग एक ऐसा सर्किट डिजाइन कर रहे हैं जिसमें 3.22 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये इतना रेजिस्टेंस वाला तो हमको मार्केट में अवेलेबल है नहीं। मार्केट में तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ही अवेलेबल है। ठीक है, 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का। जैसे इसको मैं आपको समझाता हूं कि कॉम्बिनेशन की जरूरत कैसे पड़ी, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हो पैसे से। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में जो है क्या है, पैसे जो है फिक्स्ड अमाउंट पे मिलते हैं। जैसे 1 रुपए का आपको सिक्का मिलेगा, 2 रुपए का मिलेगा, 5 रुपए का मिलेगा, 10 रुपए का मिलेगा, 20 का मिलेगा, 50 का मिलेगा, 100 का मिलेगा और 500 का मिलेगा और दूसरा 2000 का मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को 39 रुपीज चाहिए, तो क्या 39 का सिक्का आपके पास अवेलेबल है या 39 का आपके पास कोई पैसा अवेलेबल है? आंसर है नहीं है। तो आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे। जैसे 10-10 रुपए के आप क्या करोगे, 3 नोट लोगे, फिर 5 रुपए के लोगे, फिर 2 रुपए के सिक्के ऐड करोगे, फिर 1 रुपए के। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, 39 रुपीज बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स को आप पॉइंट करके बनाओगे। तो उसी तरीके से मार्केट में भी रेजिस्टेंस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब वैल्यू के ही अवेलेबल होते हैं। जिस तरीके से सिक्के अवेलेबल है, कॉइन्स अवेलेबल है, पैसे अवेलेबल है। तो हमको अगर कोई बीच वाली रेजिस्टेंस अगर हमको जरूरत पड़ गई किसी सर्किट के लिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो आंसर है उस समय हमको कॉम्बिनेशन जो है करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो है हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे आप पहचानोगे कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो, मान लो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। तो इनको सीरीज में कैसे अरेंज करेंगे? तो देखो यहाँ पर एक पहला रेजिस्टेंस लेंगे हम लोग और यहाँ पर ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ से हम लोग तीसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये है हमारा R1, ये है हमारा R2 और ये है हमारा R3। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे पहचाना जाता है, तो देखो ये है टर्मिनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स बोलते हैं। तो देखो ये जो है 1 जो है ये पहले वाले रेजिस्टेंस का क्या है, स्टार्टिंग टर्मिनल है और ये जो 2 है पहले वाले रेजिस्टेंस का फिनिशिंग टर्मिनल है। तो जब एक रेजिस्टेंस का फिनिशिंग टर्मिनल दूसरे वाले रेजिस्टेंस का क्या बन जाए, स्टार्टिंग टर्मिनल बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो 2 वाला जो टर्मिनल है ये पहले वाले रेजिस्टेंस का क्या है, फिनिशिंग टर्मिनल है और R2 मतलब दूसरे रेजिस्टेंस का ये क्या है, स्टार्टिंग टर्मिनल है। उसी तरीके से मान लो यहाँ पर है 3 पॉइंट, तो ये जो तीसरा है ये सेकेंड रेजिस्टेंस का क्या है, टर्मिनल है और थर्ड रेजिस्टेंस का क्या है, स्टार्टिंग है। तो देखो यहाँ पर 2 फर्स्ट का फिनिशिंग, सेकेंड का स्टार्टिंग, यहाँ पर 3 सेकेंड का फिनिशिंग, थर्ड का स्टार्टिंग। तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो जिसमें रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल या एक फिनिशिंग टर्मिनल किसी दूसरे रेजिस्टेंस का क्या बन जाए, स्टार्टिंग टर्मिनल बन जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है बोलते हैं। एक तो पहचानने का तरीका ये हो गया। अगर मैं आपको बोलूं, या दूसरा तरीका पहचानने का क्या होता है, अगर ये एक पाथ है, मान लेते हैं ये एक रास्ता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1 से जो है यहां से 1 से आपको चलना चालू करना है और 4 तक पहुंचना है इस रास्ते के थ्रू, तो एक बात बताओ 1 से 4 तक जाने के लिए आप
क्या इनमें से किसी भी एक रास्ते को स्किप कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो? क्या आप R1 से सीधा R3 में जंप कर सकते हो? आंसर है नहीं कर सकते। आपको इन तीनों R1, R2 और R3 इन तीनों से ही होकर आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है और उसमें से अगर आपको सब रेजिस्टेंस से होकर जाना पड़ रहा होगा, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है बोलेंगे। तो ये तीन रेजिस्टेंस हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिए। यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक की लगा दिया, सिंपल सा सर्किट में बना रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर बैटरी की जगह यहाँ पर बैटरी, यहाँ पर की, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, दुनिया भर का सारी चीजें आप इसमें लगा सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ सिंपल सर्किट जो है अभी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सीरीज में जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखना, क्योंकि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो है आपको सारे रेजिस्टेंस से होकर जाना पड़ता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट चलना स्टार्ट करता है। तो देखो अगर यहां से एक करंट यहां पर जा रही है, ठीक है, तो यहां से जब पहले वाले रेजिस्टेंस में करंट जाएगी, फिर दूसरे वाले में जाएगी, फिर तीसरे वाले में जाएगी, फिर घूम के यहां जो है आएगी। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की स्पेशलिटी क्या होती है कि बैटरी से जितना एम्पियर का करंट पहले वाले में जाता है, उतना ही एम्पियर का दूसरे वाले में जाता है, उतना ही एम्पियर का तीसरे वाले में जाता है। मतलब रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2 और रेजिस्टेंस नंबर 3, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में सेम करंट जो है फ्लो होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। क्या नोट डाउन करते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज करंट इज सेम। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे भी करके घुमा के दे सकता है। तो सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहां पर जो है करंट सेम रहता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि अगर इस बैटरी का वोल्टेज अगर V है, तो वोल्टेज जो है, कुछ वोल्टेज आपको यहां मिलेगा, कुछ वोल्टेज आपको यहां मिलेगा, कुछ वोल्टेज आपको यहां मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज इसमें क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कुछ वोल्टेज R1 के अक्रॉस होगा, कुछ वोल्टेज R2 के अक्रॉस होगा और कुछ वोल्टेज R3 के अक्रॉस जो है होगा। तो इन सीरीज वोल्टेज इज डिवाइडेड, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, अगर पूछेगा ऑप्शन में तो आपको क्या टिक करना है, करंट। क्या चीज डिवाइड होती है, अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना है वोल्टेज जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों चीजों को याद करने के बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको इसका एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर ये तीन रेजिस्टेंस है, ये तीन रेजिस्टेंस मिलकर जितना काम कर रहे हैं, अगर इन तीनों को रिप्लेस करके मैं अगर एक ही रेजिस्टेंस लगाना चाहूं, तो वो रेजिस्टेंस कितने का होगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन जो है करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंस मतलब टोटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के बारे में। तो इक्विवेलेंस क्या है आपको समझ में आ गया। ठीक है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। और टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस मिलकर जितना काम कर रहे हैं, उतना काम हमको एक अकेले रेजिस्टेंस से अगर करवाना है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये अभी हमको पता करना है। तो देखो हमको ओम्स लॉ से पता है, देखो वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, ये मैंने आपको शॉर्टकट में WKT लिखा, एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है, नहीं तो जो आपके टीचर है ना ऐसा गोला लगा देंगे कि WKT क्या है करके। ठीक है, तो WKT जो है मेरा शॉर्टकट है, जहां भी पढ़ाता हूं मैं ऐसे WKT अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ATQ ऐसे शॉर्ट में जो है मैं लिखता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ जाना कि ये क्या है, वी नो दैट है, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से हमको क्या चीज पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस जो है होता है। तो देखो पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमको वोल्टेज फाइंड करना है तो कितना होगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखो वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस R1, रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, V1, और ये V1 कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अभी करंट कितना फ्लो हो रहा है, तीनों में करंट सेम है, इस चीज याद रखना, करंट यहाँ पर तीनों में सेम फ्लो हो रहा है क्योंकि तीनों सीरीज है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि पानी के तीन पाइप्स हैं, तो पहले वाले पाइप में जितना पानी जाएगा दूसरे वाले में भी उतना ही जाएगा, तीसरे वाले में भी उतना ही जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर करंट जो है हर में सेम रहेगा।
तो वोल्टेज कितना हो जाए, यहाँ करंट कितना हो जाएगा I और रेजिस्टेंस कितना है R1। उसी तरीके से वोल्टेज अक्रॉस R2 के अक्रॉस वोल्टेज को हमने क्या नाम दिया V2, और V2 किसके बराबर होगा I इंटू R2। उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस R3 कितना है V3, और ये किसके बराबर हो जाएगा I इंटू R3। ठीक है, अब इसके बाद देख लो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर साइड में बता दे रहा हूँ, ये हमने क्या निकाला वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 R3। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा टोटल वोल्टेज। अब टोटल वोल्टेज बैटरी का कितना था V, तो ये V क्या हुआ तीन पार्ट में डिवाइड हो गया V1 V2 और V3। तो टोटल वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करके लिख सकता हूँ। तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस ये जो R है ना, इसी को अभी हमको फाइंड करना है R इक्विवेलेंस करके। ठीक है, तो V1 के जगह हम लोग कितना रख देंगे, तो देखो यहाँ पर रख देंगे IR1, V2 के जगह कितना रख देंगे IR2, और V3 के जगह कितना रख देंगे IR3। अब देखो उसके बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर R इक्विवेलेंस, इन तीनों से हम लोग I कॉमन ले सकते हैं। जब तीनों से I कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है मिलेगा। दोनों साइड से I और I कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमको R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या मिला R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या है कि अगर सीरीज में तीन रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, अगर उन तीनों को आपको हटाकर एक ही रेजिस्टेंस से काम करवाना है, वो कितने का होना चाहिए तीनों के समेशन का। फॉर एग्जांपल अगर पहला वाला रेजिस्टेंस 2 ओम का है, दूसरा वाला 3 ओम का है, और ये वाला जो है 1 ओम का है। अब आप चाहते हो कि इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो, तो वो सिंगल रेजिस्टेंस कितने का होना चाहिए, तो इन तीनों के समेशन का। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6। तो ये तीनों मिलकर जितना काम कर रहे हैं ना, उतना अकेला कौन काम करेगा 6 ओम का रेजिस्टेंस जो है काम करेगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि तीन रेजिस्टेंस, तो तीन का समेशन 4 हो तो R4 आ जाएगा, R5 R6 Rn जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये तो हो गया R इक्विवेलेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने होंगे सबको ऐड कर देना है। एक यहाँ पर स्पेशल केस याद रखना आप लोग, एक स्पेशल केस सीरीज में बताऊंगा मैं, और एक स्पेशल केस जो है आपको पैरेलल में बताऊंगा। ठीक है, वो स्पेशल केस क्या है कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 ऐसे सबकी वैल्यूज अगर बराबर है, मतलब जैसे एक सर्किट है, मान लेते हैं ये 1 2 3 4 ऐसे रेजिस्टेंस लगे हैं, सबकी वैल्यू 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम है। तो इसके लिए अगर आपको इक्विवेलेंस अगर निकालना है, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है R इक्विवेलेंस जो होता है वो होता है N इंटू R, वेयर N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर किसी सर्किट में सेम वैल्यूज के रेजिस्टेंस अगर लगे हुए हैं और उसका इक्विवेलेंस अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करो, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल इस सर्किट में देखो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम के 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। मेरे को विद इन 5 सेकेंड आंसर बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ए और बी के बीच का। तो मैं क्या क्या करूंगा, पहले काउंट करूंगा कितने रेजिस्टेंस है 4, तो एन के जगह में रख दूंगा 4, और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 2 जा 8। मेरा आंसर यहाँ पर खत्म। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सेम हो, और अगर अलग अलग वैल्यू है तब तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक है, ये एक स्पेशल केस था, एग्जाम में पूछ देता है कि इफ द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन में ये दे देगा, दूसरा ऑप्शन में आपको ये दे देगा R डिवाइडेड बाय N दे देगा, तीसरे ऑप्शन में N अपॉन R दे देगा, और चौथे ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस। ऐसा करके आपको घुमा के क्वेश्चन दे सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक और चीज याद रखना, एक और नोट पॉइंट करके लिख लेना। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम लोग रेजिस्टेंस को रखते हैं, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम का था, तो इंडिविजुअली की वैल्यू कितनी थी 2 2, लेकिन जब कंबाइन किए तो कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ना, इक्विवेलेंस लिख देना यहाँ पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, ये हमेशा इंक्रीज हो जाते हैं। चलते हैं इसके बाद दूसरे कॉम्बिनेशन पर, और सेकेंड कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने हो गया, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन
उसके बाद हम लोग इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और सर्किट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग पहचानते कैसे हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, एक और चीज मेरे को याद आया, ठीक है, आप लोग वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो, आप लोग वीडियो के डिमांड्स भी कर रहे हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से भी चल रही होगी, आई होप, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं छोटा सा आपसे बताना डिस्कस करना चाहूंगा। वो चीज क्या है, जब मैं वीडियो का एनालिसिस देख रहा था तो मुझे एक चीज दिखाई दिया कि वहां पर मेरे वीडियोस को जो है जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं उतने कम लोग देखते हैं, बल्कि जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मतलब ज्यादा लोग देखते हैं। मतलब ये है कि 48.36% ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं और वीडियोस को देखते हैं, और 51.64% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो 51.64% लोग हैं, इनसे मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियोस को देखो, उसके लिए थैंक यू, लेकिन आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको और भी ज्यादा नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और पहुंचे। अगर आप चैनल को एक सब्सक्राइब करता है तो YouTube क्या करता है, उसका रिकमेंडेशन 3 से 4 लोगों तक और भेजता है, ठीक है। मतलब जैसे आप लोग YouTube ओपन करते होगे तो आपको अलग अलग कई बार कॉमेडीज वीडियो दिखता है, कई बार ऐसे बहुत सारी चीजें है वो दिखाता है। क्यों ऐसा दिखाता है, क्योंकि जब आप एक चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उससे रिलेटेड वीडियोस जो है आपके फ्रेंड्स तक, आपके चीज मतलब जो भी लिंक होता है आपके जीमेल से, उन तक ये रिकमेंडेशन जो है उस एरिया के लोगों तक जो है पहुंचाता है। तो ये 51% लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, और 48% लोगों को थैंक यू, आपने सब्सक्राइब भी किया, वॉच भी कर, ठीक है। बस इतना सा कहना था। तो हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। देखो हमारा टॉपिक क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन 3 रेजिस्टेंस लेते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो देखो एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है। तो देखो कोई सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में, सीरीज का पहचानने का तरीका तो मैंने बता दिया, पैरेलल में है इसके पहचानने का तरीका क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है आपका, ये की है आपका, एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर मैं नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ, आप भी एग्जाम में ऐसा सिंपल सा बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से आई करंट जा रहा है। पहला तरीका पहचानने का क्या होता है पैरेलल में है कि नहीं, देखो ये रेजिस्टेंस का नाम अगर मैं देता हूं R1, इसका नाम दे देता हूं R2 और इसका नाम देता हूं R3। तो तीनों रेजिस्टेंस का देखो स्टार्टिंग टर्मिनल कौन है, ए, तीनों कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ए से। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंस के जो है स्टार्टिंग टर्मिनल क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, और सबके फिनिशिंग टर्मिनल देखो, सबके फिनिशिंग टर्मिनल भी कैसे हैं, सेम है। तो जबकि सीरीज में क्या था, एक का फिनिशिंग दूसरे का स्टार्टिंग बन रहा था, जबकि पैरेलल में क्या है, सबके स्टार्टिंग टर्मिनल और सबके फिनिशिंग टर्मिनल कैसे हैं, सेम है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहचानने का पहला तरीका क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अच्छा, अब जो चीज मैं नहीं लिखता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे, जो भी चीज मैं बोलता हूँ वो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप ओन वर्ड्स में नोट डाउन किया करो, ताकि आपको एग्जाम के टाइम ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम पढ़ते समय समझ में आ जाता है कि हाँ ये ऐसा है, लेकिन जब दोबारा 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब उसको पढ़ते हो तो पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो जो भी छोटा से छोटा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों ना हो, उसको आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख लिया करो। अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप हिंदी में लिख लिया करो, ठीक है, ताकि वो एग्जाम के टाइम आपको क्या रहे, याद रहे, आप भूलो नहीं कि यहाँ पर सर ने क्या ट्रिक बताया था पैरेलल पहचानने का, क्या ट्रिक बताया था सीरीज पहचानने का, ठीक है। तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ इसको। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टर्मिनल आर सेम, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टर्मिनल्स आर टर्मिनल्स आर सेम, पहला पहचानने का तरीका। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ए से जो है बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए आप क्या तीनों रास्तों से ही होकर जाओगे तभी आप बी तक पहुंचोगे क्या, आंसर है नहीं। आप इन तीनों में से किसी भी एक पाथ को चूज करके बी तक पहुंच सकते हो। आप चाहो तो ए R1 B इस रास्ते से जा सकते हो, या ए R2 B इस रास्ते से जा सकते हो, या ए R3 B।
आप तीनों में से किसी एक रेजिस्टेंस से होकर एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच सकते हो। तो जब ऐसा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा जिसमें आपको क्या करना है, तीनों रास्ते से होकर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते से अगर आपको जाने की जरूरत है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कैन से दैट दीज आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला चीज, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो सीरीज में क्या था, करंट सेम था। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। जैसे आपके पास पानी की 3 टंकी है, ये पहला टंकी 1, ये टंकी 2 और टंकी 3, तीनों को आप नीचे के ग्राउंड पाइप से ज्वाइन कर दो इस तरीके से, यहां से यहां तक, और इसमें पूरा का पूरा पानी भर दो। तो ये पानी जो है तीनों में बराबर बराबर हाइट तक जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा तब तक पानी एक टंकी से दूसरे, दूसरे से तीसरे जाते रहेगा। इसका मतलब क्या है, जब तक तीनों टंकी में पानी का लेवल सेम नहीं होगा तब तक पानी का ट्रांसफर होता रहेगा। ये चीजें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जब तक तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम ना हो जाए तब तक वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होते रहता है। मतलब मेरे कहने का इनडायरेक्टली मतलब यह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उतना R2 के अक्रॉस होता है, उतना R3 के अक्रॉस भी होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वोल्टेज इज सेम, जबकि वहां पर क्या था, करंट सेम था। ठीक है, इस चीज को याद रखना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पानी के टंकी वाला एग्जांपल याद रखना कि पानी के टंकी में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होते रहता है जब तक तीनों में लेवल सेम ना हो जाए, और वही पैरेलल यहाँ पर होता है। तो वोल्टेज अगर सेम है इसका मतलब यहाँ पर करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। ऑब्वियस सी बात है कि करंट क्या होगा, करंट डिवाइडेड। ठीक है, जैसे यहाँ से एक पानी का बड़ा सा पाइप जा रहा था, अब उसके बाद वो पानी को जाने के लिए 3 रास्ते मिल गए, तो कुछ पानी यहाँ से जाएगा, कुछ वाटर यहाँ से जाएगा, कुछ वाटर यहाँ से जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो करंट को वाटर के एग्जांपल से समझा करो, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो पहले वाले में मान लो करंट गया I1, दूसरे वाले में करंट गया मान लो I2, और तीसरे वाले में करंट कितना गया, I3। और यहाँ पर जब तीनों वापिस से B तक पहुंचेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलकर वापिस से कितना हो जाएंगे, I ही हो जाएंगे। तो A पर डिवाइड होंगे और B पर वापिस से क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखो, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, सो एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के लिए हम लोग छोटा सा एक्सप्रेशन जो है देखते हैं। तो जो चीज सेम रहेगा वहां से आपको स्टार्ट नहीं करना है, जो चीज डिवाइड होती है आपको डेरिवेशन वहीं से स्टार्ट करनी है। जैसे सीरीज वाले में हमने कहां से स्टार्ट किया था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था तो वोल्टेज से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हम लोग अपना डेरिवेशन या एक्सप्रेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, जो चीज डिवाइड हो रही। तो कौन सी चीज यहाँ पर डिवाइड हो रही है, आंसर है करंट। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करूंगा, पहले तो एक चीज लिख लेते हैं, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमको एक चीज पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, और अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे को क्या मिलेगा, V अपॉन में R जो है मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं करंट अक्रॉस R1। R1 के अक्रॉस कितना करंट है, I1। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज तो तीनों में सेम है तो V1 V2 V3 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर V लिखेंगे। और रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो V अपॉन में R1। ठीक है, उसके बाद R2 के ये सेंटेंस सेम रहेगा, करंट अक्रॉस R2, R2 के अक्रॉस कितना होगा I2, और I2 की वैल्यू वोल्टेज तो सेम है तो इसको V2 तो नहीं लिखेंगे, अपॉन में R2 करेंगे। ठीक है, फिर R3 कितना हो जाएगा, V अपॉन में R3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे टोटल करंट। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जगह कर लेता हूं मैं, टोटल करंट I जो होगा वो किसके किसके बराबर होगा, आंसर है I1 प्लस I2 प्लस I3, इसके बराबर जो है होगा। तो I की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से डब्बे से V अपॉन में R है। I1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो V अपॉन में R1 है। I2 की वैल्यू कितनी है, देखो V अपॉन में R2 है, V अपॉन में R3 है। ठीक है, अब देखो ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से मैं V क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V और V यहाँ से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 जो है हो गया।
तो ये 1 अपॉन आर मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंस है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने की वैल्यू है। तो अगर कोई सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कंबाइन किया है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री करके जो है निकालोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम का। इसका जब आप इक्विवेलेंस निकालोगे तो इसी फॉर्मूले को आप यूज करोगे। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, फिर सबका आप एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे। अब उसके बाद जो मैं चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आएगी मेरे को नहीं पता, लेकिन सपोज दैट इस पूरे की वैल्यू आ जाती है 3 अपॉन में 12 या 8 अपॉन में 12, सपोज दैट। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखना। ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंस की। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू यहां तक बिल्कुल सही रखते हैं, सही भी निकालते हैं और इसी को क्या लिख देते हैं आंसर, जबकि ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो जब आप पैरेलल का सर्किट सॉल्व कर रहे हो तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंस आने के बाद आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो उल्टा कितना हो जाएगा, 12 अपॉन में 8। तो ये 12 अपॉन में 8 ओम जो है ये क्या होगा, हमारा सही आंसर जो है होगा। ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंस इज नॉट योर फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर इज इफ यू विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन आर इक्विवेलेंस। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंस का रेसिप्रोकल लेने के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर जो है होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस तरीके से मैंने आपको सीरीज में एक स्पेशल केस बताया था कि जब बहुत सारे रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू सेम है, अगर वो एक साथ कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यूज अगर सेम है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उस चीज को यहाँ पर आप नोट कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चीज है लेकिन। तो देखो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफ R1 की वैल्यू इक्वल है R2 के, R2 की वैल्यू इक्वल है R3 के, ये R4 के, मतलब सारी वैल्यूज अगर आपस में सेम है तो उस समय विद इन द सेकेंड अगर आप R इक्विवेलेंस निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से क्या कर दोगे, डिवाइड। जबकि सीरीज में क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जबकि पैरेलल में आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, 5 रेजिस्टेंस जो है 3 ओम 3 ओम 3 ओम के पैरेलल में लगे हैं। अगर मैं आपको 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर इनका इक्विवेलेंस निकालने बोलूंगा तो कैसे निकालोगे आप, आर इक्विवेलेंस, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने 1 2 3 4 5, तो 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5 मतलब 0.6 ओम इज द आंसर। देखो इतना जल्दी आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखना और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, और पैरेलल की एक और स्पेशलिटी क्या होती है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो ना, आप खुद देख लो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 3 ओम, जब हमने इक्विवेलेंस निकाला तो कितना हो गया 0.6, मतलब रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है यहाँ पर, डिक्रीज जो है होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं किरचॉफ्स रूल करके। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ, या इसी को बोला जाता है किरचॉफ्स रूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो किरचॉफ रूल्स क्या होता है, देखो कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो देखो सबसे पहले एक चीज देखो आप लोग, दो चीज आपको समझनी है। ठीक है, पहला चीज आपको समझना है जंक्शन किसको बोलते हैं, और दूसरा चीज जो आपको समझना है नोड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो किसी सर्किट में जब दो रेजिस्टेंस आप या दो वायर अगर एक जगह पर आकर इस तरीके से जुड़ते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, जब दो रेजिस्टेंस या दो वायर अगर आपस में एक जगह पर आकर जुड़ रहे हैं तो उनके जॉइंट वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो जंक्शन किसको बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा अगर आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक वायर और आ गया, एक वायर और आ गया, एक वायर और आ गया,
तो एक जगह से अगर बहुत सारे कनेक्शन अगर जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। नोड मतलब टू, जंक्शन मतलब मोर देन टू। तो ये जो किरचॉफ का जो रूल है ये जंक्शन के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ये बोलता क्या है, देखो अगर किसी जंक्शन पर बहुत सारे सर्किट्स आपस में आ रहे हैं या बहुत सारे करंट आ रहे हैं, जैसे ये जंक्शन ए है, इस पर एक करंट I1 आ रहा है, ठीक है, एक दूसरा करंट I2 यहां से जा रहा है, एक तीसरा करंट किसी सर्किट से आ रहा है I3, और एक चौथा यहां पर फिर से आ रहा है, ठीक है, I4, और एक पांचवा करंट यहां से जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर कुछ ऐसे वायर्स हैं या कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां से करंट आ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी पाथ है जहां से करंट जा रहे हैं। तो अगर हमको इस ए वाले पॉइंट पर इक्विवेलेंट करंट अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो रूल्स हमारे पास अवेलेबल है विच इज नोन एज किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, ठीक है। पहला तो होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा होता है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखो करंट लॉ किसके लिए होता है, जंक्शन के लिए होता है, जंक्शन पर टोटल करंट फाइंड करने के लिए। और किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या बोलता है, एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट इज जीरो। लॉ क्या बोलता है, किसी भी जंक्शन पर अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो जितने करंट आ रहे हैं और जितने करंट जा रहे हैं उन सब का समेशन कितना होता है, जीरो जो है होता है, ठीक है। अब अगर आने वाले करंट को प्लस ले लेते हैं और जाने वाले करंट को माइनस ले लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ टोटल करंट एट ए कितना होगा, आने वाले को प्लस लेना है तो I1 प्लस होगा, जाने वाले को माइनस मतलब I2 जो है माइनस होगा, I3 भी आ रहा है तो ये प्लस होगा, I4 भी आ रहा है तो प्लस होगा, I5 जा रहा है मतलब ये माइनस होगा। तो किसी एक जंक्शन पर टोटल करंट कैसे पता करते हैं, तो इस रूल से हम लोग पता कर सकते हैं। अब इसमें से 5 करंट में से अगर आपको कोई भी 4 करंट पता है तो पांचवी करंट आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो टोटल करंट एट जंक्शन कितना होता है, जीरो होता है। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हो, देखो अगर यहां पर जो है I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो है, तो अगर मैं यहां पर I1 को और I3 को और I4 को इधर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, और ये दोनों नेगेटिव वाली वैल्यूज को मैं क्या कर सकता हूं, राइट हैंड साइड में भेज सकता हूं। तो ये हो जाएगा सॉरी I2 हो जाएगा और I5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो। एक तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आपके लिए ये बनाया कि टोटल करंट जो होता है किसी जंक्शन पर वो इंडिविजुअल सम के बराबर होता है। दूसरा ये होता है कि सम, ये देखो ये सारे करंट्स कैसे थे, इनकमिंग, तो आप एक और बोल सकते हो सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट, सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द क्या, सम ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट, टोटल आउटगोइंग करंट, वही चीज है कि नहीं। देखो ये टोटल इनकमिंग थे, ये टोटल आउटगोइंग है। आप दूसरा डेफिनेशन इसी के लैंग्वेज को चेंज करके ये बोल सकते हो एट एनी जंक्शन द सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल आउटगोइंग करंट, ऐसा भी आप बोल सकते हो। यह सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको मैं बताऊं तो इसको हम लोग अपने हिंदी में बोलते हैं आवन जावन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब जितना आता है उतना ही क्या होता है, चले जाता है। देखो जितना आया उतना चले गया, तो आवन जावन इज इक्वल टू जीरो विच इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर देखो आपको बॉक्स में समझाया हुआ है, ठीक है। जितने आ रहे हैं उसको पॉजिटिव ले लेना, जो जा रहे हैं उसको नेगेटिव ले लेना, आपको अननोन की वैल्यू जो है आपको पता चल जाए। अच्छा यहाँ पर जो है मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज छूट जा रहा था। सीरीज कॉम्बिनेशन के डीमेरिट क्या होते हैं इसको थोड़ा सा देख लो, और हमारे घर के जितने भी जो हैं जो सर्किट्स होते हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए होते हैं। तो देखो एक चीज देखो, सीरीज का ड्रॉबैक क्या होता है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट if any component of circuit malfunction the flow of current is broken at that point and the whole circuit become defective and the no component works। सिंपल सा मतलब क्या है, देखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी खामियां ये होती है
कि इसमें सारे के सारे कंपोनेंट कैसे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगे होते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट अगर खराब हुआ तो क्या आगे करंट जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब आगे का सप्लाई ऑफ हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक कंपोनेंट खराब होने से पूरा का पूरा सर्किट ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, कुछ काम का यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, सिमिलरली एम्पियर मीटर एंड वोल्ट मीटर आल्सो ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो। Thus, the resistance of a meter is very low and therefore it is connected in series and the maximum current flows through it. ठीक है। But the voltmeter is always connected in parallel because of its higher resistance, so the less current passes through it. देखो यहाँ पर एक और चीज आपको रीजन भी बता दिया है कि एम्पियर मीटर को जो है हमेशा सीरीज में क्यों लगाया जाता है। ठीक है। तो देखो एम्पियर मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, तो रेजिस्टेंस अगर कम है इसका मतलब करंट क्या होगा, ज्यादा अच्छे से पास होगा। जबकि वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। क्यों पैरेलल में लगाया जाता है? क्योंकि वोल्ट मीटर में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो जब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उसमें से करंट क्या होगा, कम पास होगा। ठीक है। तो सीरीज की सबसे बड़ी डिफेक्टिविटी क्या है, समझ में आ गया? इसमें एक कंपोनेंट खराब होने से दूसरा कंपोनेंट भी क्या होता है, खराब हो जाता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिकल यूज कहां पर देखे हो, तो आप देखोगे स्ट्रीट लाइट में। जो स्ट्रीट लाइट होते हैं ना, स्ट्रीट लाइट का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखना अगर सीरीज स्ट्रीट लाइट का कॉम्बिनेशन सीरीज क्यों होता है, क्योंकि सबको सेम करंट चाहिए। स्ट्रीट लाइट में अगर स्ट्रीट है, एक सड़क है, सड़क के किनारे जितने भी बल्ब लगे हैं सबको सेम चाहिए, इसीलिए इनको सीरीज में लगाया जाता है। और सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि अगर इसमें से कोई भी एक बल्ब अगर खराब हो गया तो आगे के बल्ब भी जलना बंद हो जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो है ये होती है। इस चीज को याद रखना, ये छूट गया था, अचानक से मेरे को याद आ गया। ठीक है। तो सीरीज का डीमेरिट भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो डिस्कस करके एक पॉइंट दिया है, द ओल्ड स्टाइल स्ट्रिंग ऑफ फेस्टिवल लाइट कंसिस्ट ऑफ अ फॉल ऑफ बल्ब जॉइंड इन सीरीज। जो दिवाली वगैरह में आप लोग जलाते हो ना, झालर फुलझड़ी वगैरह, वो सब कैसे लगे होते हैं, सब के सब जो है सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इफ इवन अ सिंगल बल्ब फ्यूज्ड और मल फंक्शन द होल स्ट्रिंग वुड स्टॉप वर्किंग। ठीक है, क्योंकि आगे करंट जाएगा ही नहीं। इफ ऑल अप्लायंसेस इन आवर होम आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट वुड हैपन। लेकिन हमारे घर के कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था पैरेलल में होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर हमारे घर के सारे कंपोनेंट अगर सीरीज में कंबाइन होते, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा सब अगर एसी में होते तो क्या फायदा होता या क्या नुकसान होता? तो नुकसान ही होता। अगर एक कंपोनेंट अगर खराब हो जाता, एक छोटा सा बल्ब भी खराब हो जाता, तो आगे की सारी चीजें क्या हो जाती, काम में नहीं आती। इसीलिए हमारे घर के जो अप्लायंसेस होते हैं, हमारे होम सर्किट जो होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है, ताकि एक के खराब होने से दूसरे को कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज और पैरेलल में आपको लास्ट में डिफरेंस भी बता दूंगा कि सीरीज में क्या क्या फायदे होते हैं, पैरेलल में क्या क्या फायदे होते हैं। तो एक तो फायदा पैरेलल का ये होता है कि एक कंपोनेंट के खराब होने से बाकी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको इक्वल वोल्टेज मिलता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको इक्वल वोल्टेज नहीं मिलता, इक्वल करंट मिलता है। ठीक है। चलो इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको मैंने आपको बता दिया। देखो एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन परटेनिंग टू द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड। आपको नीचे सर्किट डायग्राम दिया और आपको कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको बताने। देखो सबसे पहला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये आंसर को आप छोड़ दो। सबसे पहले तो आप पहचानना सीखो कि कौन सा सीरीज है और कौन सा क्या है, पैरेलल है। तो एक चीज देखो, ये जो 8 है और ये जो 12 है, यहाँ पर वॉट कैसे लिखा हुआ है? ये तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम होती है, तो यहाँ पर वॉट कैसे छपा है? ये ओम होगा। ठीक है, ये ओम होगा। चलो ये जो है ओम है, इसको चेंज कर लेना आप लोग। ये वॉट नहीं है, ये ओम है। वॉट तो पावर हो जाता फिर। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस R2 है और ये जो रेजिस्टेंस R3, देखो दोनों यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों यहीं पर जाकर खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहला चीज तो ये है कि यहाँ पर R2 और R3 कैसे हैं, पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को एक बनाते हैं, और इन दोनों को एक कैसे बनाएंगे, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन यहाँ पर R1 का मतलब इसको मत समझ लेना ना, अभी हम लोग पैरेलल में इसको सॉल्व कर रहे, तो 1/R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि यही दोनों पैरेलल में है। अब 1/8 और 1/12 जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 24। फिर 24 आएगा, फिर 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 ऊपर चले जाएगा,
फिर 24 को 2 से डिवाइड करोगे 2 ऊपर चले जाएगा तो 5/24। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं। यही चीज में आप फंस जाते। देखो बहुत लोग क्या करते हैं 1/r इज इक्वल टू 5/24 निकाल देते और बोल देते कि हाँ इन दोनों का इक्विवेलेंस कितना है 5/4, जबकि ये गलत हो जाता है क्योंकि हमको लास्ट में रेसिप्रोकल करना है। तो ये कितना हो जाएगा 24/5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4.8 ओम। अब देखो ये सर्किट का डिजाइन कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने एक बना दिया है और एक कितना बनाया हमने इसको 4.8 करके। तो अब जो नया सर्किट बनेगा ना वो कैसा दिखेगा, देखो ये दो नहीं दिखेंगे, अब एक ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो 7 ओम का है पहले से ही, उसको तो हमने छुआ नहीं, उसको छेड़खानी नहीं की है। हमने तो 8 और 12 को किया है और 8 और 12 दोनों को मिलाकर हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया है और वो सिंगल रेजिस्टेंस कितने का है 4.8 का। तो अब देखो ये 7 ओम और ये 4.8 ओम दोनों कैसे हो गए हैं, ये दोनों जो है सीरीज में हो गए हैं। तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप 7 ओम और 4.8 को दोनों को ऐड कर दो तो 7 प्लस 4.8 कितना होता है 11.8 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना होगा, आंसर है 11.8। ये 4.8 नहीं होगा, आप याद रखना 4.8 जो है सिर्फ इन दोनों का इक्विवेलेंस है। तीसरा रेजिस्टेंस तो बचा है ना, तो घूमने तो नहीं जाएगा। तो देखो 11.8 जो है क्या है हमारा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसने क्या पूछा है, इसमें करंट पूछा है। अरे भैया ओम्स लॉ याद करो, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितना दिया देखो बैटरी का 6 वोल्ट दिया है, तो 6 वोल्ट रखो। करंट कितना है, अच्छा करंट तो चाहिए। रेजिस्टेंस कितना है 11.8 है। अब 6 को 11.8 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर है। तो 6 को जब हमने 11.8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.508 एम्पियर। तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। ठीक है, तो ये वाला हमने कैसे निकाला, ओम्स लॉ से जो है हमने निकाला है। ठीक है, अच्छा अब सीरीज और पैरेलल के कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से जो है आपको सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो इफ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ 3 रेजिस्टेंस 4 ओम 5 ओम 6 ohm are connected in first series and then parallel, ठीक है, find equivalence resistance in, आप लिख लेना, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, इसको आप लिख लेना। If 3 resistance 4 ohm 5 ohm 6 ohm are connected in first series and then parallel, find the equivalent resistance in each case। दोनों के दोनों केस में आपको equivalent resistance आपको find करना है। तो देखो पहला फर्स्ट, जब ये क्या होगा सीरीज में, तो देखो अब मैं सर्किट नहीं बना रहा हूं, डायरेक्टली सीरीज का इक्विवेलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था 1 में आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप अज्यूम कर लेना लेट R1 इज इक्वल टू 4, R2 इज इक्वल टू 5, R3 इज इक्वल टू 6। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 हो गया 11, 11 प्लस 4 हो जाएगा 15 ओम। तो सीरीज में कितना आएगा 15। अब देखो इसको हम लोग लेते हैं किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंस कैसे निकलता है, तो मैंने आपको बताया था 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। सारे वैल्यूज को रखो तो 1 में 4 प्लस 1 में 5 प्लस 1 में 6। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो इन इन तीनों का एलसीएम आएगा आई थिंक 120 आएगा। ठीक है, तो 120 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 24 और 6 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 20 और 30 हो गया 50, 50 और 60 70, 74 अपॉन में 120। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं है। फाइनल आंसर क्या होगा, ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंस की, मतलब 74 अपॉन में 120 जो है इसकी वैल्यू है। हमको तो आर इक्विवेलेंस चाहिए ना, तो आप क्या करो इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल कितना आएगा 120 अपॉन में 74 ओम जो है आएगा। तो लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाकी बच्चे गलती करते हैं लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपसे ये गलती मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा आज के लिए हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं।
कुछ काम की चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। यूट्यूब के थ्रू जो लाइव क्लासेस जो हो रही थी वो इतनी ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं थी, ठीक है। काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, काफी सारे बच्चे जो है अटेंड नहीं कर पा रहे थे, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने एक सॉल्यूशन आपके लिए ये ढूंढा है कि मैं वीक में एक दिन संडे को, ठीक है, संडे को आपका स्कूल भी नहीं रहता, संडे को आप भी फ्री रहते हो, मैं भी फ्री रहता हूँ, तो संडे को एक दिन क्या होगा, जूम में आपकी क्लास होगी, ठीक है। मतलब ये कोई पेड क्लास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिन जिन बच्चों को जिन भी सब्जेक्ट में डाउट रहेगा वो एक एक करके क्या कर सकते हैं, जूम क्लास में जो है आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर कोई प्रेशराइज नहीं है, जिसको डाउट होगा वो ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ज्वाइन कैसे करोगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बार बताया था कि टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर सर्च करना है ओपी पटेल, और वहां पर मेरा एक फोटो आएगा, ठीक है। मैं चैनल के कोशिश करूंगा कि मैं जो है डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके लिए अवेलेबल करा दूं, जिसमें आप क्या कर सको, ज्वाइन कर सको। उसमें जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको जूम क्लास की लिंक मिलेगी, और सिर्फ वही बच्चे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डाउट क्लियर करना है, आपको कुछ चीजें पूछनी है, तो आप इस पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, फिर उसके बाद आप लिंक मिलेगा, तब जाकर आप क्लासेस अटेंड कर पाओगे, ठीक है। और ये जो है इस संडे से नहीं होगा, मे बी नेक्स्ट संडे से जो है आपको होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन मतलब लाइव क्लासेस या जूम क्लासेस की होंगी वो उस टेलीग्राम में आपको पूरी की पूरी जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपसे जिनको जुड़ना है, टेलीग्राम डाउनलोड करो, अकाउंट क्रिएट करो, ओपी पटेल चैनल सर्च करो, ब्लू कलर का टी शर्ट में मैं दिखूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।